अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे हवाले सां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ अॼु कराची जो दौरो कयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पारां सीएम हाउस में वॾे वज़ीर सां मुलाक़ात कई वई। कराची में तरक़ियाती पैकेजनि ऐं ओवरऑल सिंध जे मामलनि ते अमन अमान जी सूरत हाल ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल पिणु थी। शहबाज शरीफ़ पारां उहिदो संभालण खां पोइ जेको तमामु घणो स्प्रिट नज़र अचे थो, शहबाज शरीफ़ पारां अहम फ़ैसिला पिणु कया विया। पघारनि में ऐं पेंशनर में जेको इज़ाफ़ो 10% कयो वियो आहे, इनखे बि ख़ुशाइंद क़रार ॾिनो पियो वञे। शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त हिन वक़्तु सभ खां जेको वॾो टारगेट आहे उहो आहे मुआशी टारगेट। कराची सिंध जी राजधानी आहे ऐं गुज़िरियल हुकूमतनि जी जेकॾहिं असां ॻाल्हि कजे त सिंध ऐं ख़ासि करे सिंध जी दिलि कराची खे मुसलसल नज़रअंदाज़ कयो वियो। ओवरऑल जेका सूरत हाल आहे त हिन वक़्तु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी जेके मसरूफ़ियतूं आहिनि इन ते बि गुफ़्तगू थिए पई। ॿिए तरफ़ जेकॾहिं PTI जी ॻाल्हि कंदासीं त इमरान ख़ान पारां अॼु पेशावर में जलसे खां पोइ 16 अप्रैल ते कराची में जलसे जो ऐलान कयो आहे। इमरान ख़ान जो अञा बि इहो ई बयानियो आहे त उनखे हिकु साज़िश तहत हटायो वियो आहे। इन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा पंजाब जी सूरत हाल ते पिणु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कया उन्हें तारुफ़ कराईंदीना पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इकबाल साहब साहब असां सां गॾु। इकबाल साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ अली अजीज़ साहब असांखे ज्वाइन कयो। अली साहब आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकबाल साहब क्या कहेंगे, आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का दौरा है, सिंध को बड़ा नज़रअंदाज किया गया या एक मायूसी की कैफियत रही साबिक़ा हुकूमतों में, इमरान खान की नहीं, उससे पहले भी मैं कई अदवार की बात कर रही हूँ। आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त सिंध की महरूमियों का अजाला हो सकेगा? बातचीत हुई है, तफसीली बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात ये कि वज़ीर आज़म जो हैं मौजूदा वो सीएम हाउस गए हैं और सीएम सिंध ने उनका इस्तकबाल भी किया। बहुत शुक्रिया सबीन, आपको, अली जी साहब को, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं समझता हूँ कि जस्टर तो अच्छा दिया है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने सबसे पहला जो विज़िट किया है तो वो सूबा सिंध का किया है। शहर कराची सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और उन्होंने शहर को अहमियत दी है। वो अपने इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास भी जा रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ है। हमें हमेशा उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो अभी मौजूदा इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उन्होंने हुकूमत के इत्तेहादी बनने से पहले बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर ली हैं कि हमने आगे किस तरह मूव करना है। मैं समझता हूँ कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का भी जितना ड्यू शेयर बनता है वो उनको मिलेगा, जितना उनका राइट है वो उनको मिलेगा, जितना वो काम जैसे कराची से MKM ने बरमला इस बात का इजहार किया कि जनाब हमारी जो कुछ सीटें थी वो 2018 के इलेक्शन में छीन ली गई थी, और मैं आप ही के प्रोग्राम में अक्सर ये बैठकर कहता था कि सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन हैं PTI की हुकूमत के या PTI से, जो सबसे ज़्यादा मुतासर अगर इस सूबा सिंध में कोई हुआ तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुई है, क्योंकि उनका एक स्टेक कराची में था। कतई नज़र इस बात से कि वो कम या ज़्यादा था, लेकिन वो क्लेम करते हैं कराची में और 7 सीटें। अगर PTI की जो 2018 का मैंडेट दिया गया उनको, उसके बाद भी अगर कोई सबसे बड़ी दूसरी सियासी जमात थी तो कराची की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। मतलब आप होपफुल हैं कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो सिंध को डिलीवर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है वो किसी एक सियासी जमात की हुकूमत नहीं है। वो किसी एक सियासी जमात के अब इस वक्त, चाहे किसी के पास 7 सीटें हैं, चाहे किसी के पास 4 हैं, किसी के पास 60 हैं, किसी के पास 80 हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबकी ताकत एक बराबर सी है इस वक्त, क्योंकि इस हुकूमत से कोई एक इत्तेहादी माइनस होता है तो हुकूमत ही नहीं रहती। और बिल्कुल इसी तरह PTI की पोजीशन भी थी कि उनके साथ जो 4-6 सीटों पर इनकी हुकूमत बरजमान थी, और बिल्कुल ऐसा ही था कि कोई एक सियासी जमात उनको छोड़ती थी तो उनकी हुकूमत जो है वो हुकूमत से माइनस हो जाते, जो अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हुआ। और बिल्कुल PTI भी ये कोशिश करे कि हमारे इत्तेहादी जो आज हमारे इत्तेहादी हैं, जो कल इनके थे, कोशिश करें उनको किसी तरह राजी करें और फिर अदम एतमाद की तरीक शहबाज शरीफ के लिए ले आए। हो सकता है इनको कामयाबी मिले। बहरहाल इस तरह का इंतशार फैलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अली साहब, क्या कहेंगे आप, सिंध की महरूमियों का, सिंध के दिल कराची की महरूमियों का अजाला करने का इरादा रखते हैं शहबाज शरीफ साहब? उन्होंने अपनी स्पीच में ऑन द फ्लोर भी कहा था कि अगर पंजाब की तरक्की होगी तो सिर्फ एक सूबे की तरक्की होगी, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान और सिंध की तरक्की, इन सूबों को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ रहे हैं कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं वो सिंध की महरूमियों का अजाला कर सकेंगे? आपके इत्तेहादी माजी में उनके GDA ने तो अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया, MQM पाकिस्तान ने ज्वाइन कर ली है नई हुकूमत, तो उनके भी यही गिले शिकवे थे कि इमरान खान साहब ने उनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, कुछ डिलीवर नहीं कर सकी साबिक़ा हुकूमत।
بہت شکریہ. دیکھیے ابھی جو صاحب بول رہے تھے کیا نام تھا؟ اقبال سان صاحب جی ایڈوائزر ہیں سی ایم کے. جی ٹھیک ہے. ان کی میں نے باتیں سنی, ان کے اشارات اچھے ہیں, نیک ہیں, لیکن میرا ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو, ان کا وہ پوائنٹ آف ویو, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو. بہت ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جی جس طرح ہماری حکومت یہ پوزیشن تھا جی ڈی اے کے ساتھ, این کیو کے ساتھ, باپ کے ساتھ, ایگزیکٹلی وہی پوزیشن آج ان کی بھی وہی پوزیشن ہے جو ان کے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن دوسری بات اصل بات یہ دیکھیں کہ مجھے تو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے, میں پھر بول رہا ہوں, اس سے کوئی ناراض نہ ہو, نہ یہ بھائی ہوں نہ سننے والے ہوں, ایک شخص جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں, ان کے بیٹے کے اوپر, ان کے اوپر جو, اور وہ کل آپ نے بھی خبر سنی کہ فائل ایف آئی کے اندر غیر کروانے کی کوشش کی, کہ اپنے کیسز صاف کرنے کی کوشش کی, اور جس طریقے سے پچھلے کیسز ہیں سب کے اوپر, ان کے اوپر وہ کیسے چلے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کریں گے کیسے. ایک پورا جو اتنے اربوں روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں وہ کیسے چلیں گے. ابھی آپ دوسری بات آپ کریں, ابھی ایم پی ایم کا آگے آگے کہ ہم نے مفاد پہ چٹیاں نہیں چاہیے, وہ پڑھنے تو پہلے ہی شروع ہو گئے. جس طریقے سے یہ سبوتاج کیا حکومت, پورا جوڈیشری کا بھی جو فیصلہ آیا رات کے 12 بجے کھول دیا گیا, یہ کون سا کوئی طریقہ ہے مجھے بتائیں. تو جس طریقے سے یہ بھائی کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ بھی سمجھدار ہیں کہ جس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کی گئی, بچوں کے ذہنوں میں کیا ڈالا گیا, آپ اپنے ملک کو لے کے کدھر جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ اس کو دیکھیں نا, کیا یہ طریقے ہوتا ہے اس کا آپ کا جو جس طرح بات کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے اپنا علی صاحب معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جوڈیشری کی آپ نے مثال دی, ظاہر توہین عدالت تو لاگو ہونا تھا نا, عدالت کا حکم, سپریم کورٹ کا حکم سپریم تھا, وہ ماننا تھا. اس میں موجودہ حکومت کا کیا آپ عمل دخل دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ 3-4 سالوں کی بات کر رہے ہیں نیب کے کیسز کی, تو مجھے بتائیں کتنے ارب واپس کروا سکی سابقہ حکومت؟ جوڈیشری کا ڈیسیجن آیا جی اگر اسی طریقے سے راتوں کو کھولیں, اور بھی جو 58,000 پتنی 98 58 کتنے تھاؤزنڈ کیسز پڑے ہوئے وہ بھی کر لیتے تو اس پہ بہت بہتر ہوتا. اور پھر جس طریقے سے جمہوریت کے دعوے کرتے کہ جمہوریت کے دعوے یہ ہوتے پارٹیز کے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کریں, لاہور میں سٹی ہوٹل میں کیا ہوا, اس طریقے سے چلائی جاتی ہے. مجھے بتائیں حکومت اس طریقے سے یہ جمہوریت چلتی ہے, میسج کیا دے رہے ہیں آپ یہاں پہ, کیا لوگوں کے بچوں کے کیا جا رہا ہے کہ ہمارا ملک میں یہ چلے گا. جب اس طرح جو یہ چیزیں ہوں گی تو کیسے کیا ایکسپیکٹیشن ہوں گی لوگوں کی, مجھے بتایا. این پی ایم نے تو ویسے ہی بھی سنا منع کر دیا, ابھی وہ آگے لڑائی جھگڑے تو شروع ہو گئے ابھی سے, آگے دیکھیں ہوتا کیا ہوگا. وفاق میں نہیں لیں گے پھر اتنے جس طرح کی این پی ایم آیا ہے, جو بھی پارٹی رہی, ان کے پیچھے سندھ کے کیا حال ہے اس وقت مجھے بتائیں آپ. سندھ کے اندر کوئی ایک ہیلتھ کو دیکھ لیں, صحت کے حوالے سے, اسکول کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کوئی چیز بھی دیکھ لیں, کیا وہ کیا دیں گے یہاں پہ مجھے بتائیں. ایک طرف حکومت کے اوپر بنا کے جن کے اوپر نیب کی کیسز, جن کے اوپر دنیا جان کے کیسز جن کے پارٹیز کے اوپر ہیں, ان سے کیا آپ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں مجھے بتائیں. مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کیا کس طرح چلے گا, یہ کیا ہوگا. مجھے تو افسوس ہی کرتا ہوں. میں ہٹا دیں مجھے 2 منٹ کے لیے کہ میں پی ٹی ہٹا ہوں, اوور آل میں بات کر رہا ہوں, 1 منٹ ایک ایز اے بینگ اے پاکستانی بات کر رہا ہوں. کیا یہ اس طریقے سے چلتا ہے مجھے بتائیں. ٹھیک, میں علی صاحب میرے ساتھ رہی گا پروگرام میں. کیس کا رزلٹ آنا تھا, وہ کیس کا رزلٹ آ کے بندے بھی ٹرانسفر کر دیا وہاں سے. یہ تو حال ہے. کیسے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کیسے کیا لوگوں کی سوچ ہے, کس طریقے سے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یہ وہ کیسے ہوگا مجھے بتائیں. جو وہاں پہ پاسپورٹ بھیجا جا رہا ہے, پاسپورٹ اس کو دے دیں, اسحاق ڈار کو بھی دیں. کیا مجھے تو سیریسلی میں کہہ رہا ہوں, مجھے پی ٹی آئی سے بتائیں 2 منٹ کے لیے. آپ سوچیں ذرا, خود آپ سوچیں ایز اے بینگ اے پاکستانی, کیا یہ چلائیں گے نظام وہی لوگ چلائیں گے جن کے اوپر کرپشن کے لاکھوں اربوں روپے کی کیسز ہیں. افسوس کی بات ہے ہمارا ملک جا کدھر رہا ہے مجھے بتائیں. ٹھیک, باتیں کرتے علی صاحب میرے ساتھ رہیے گا ذرا, میں اقبال صاحب سے ان باتوں کا جواب لینا چاہوں گی. جی اقبال صاحب. دیکھیں علی رضی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن دیکھیں اگر ہم اس کو جذباتی انداز میں لیں, جناب فلاں آدمی کے اوپر کیسز ہیں اور وہ حکمرانی کرے گا. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا سبین آپ کو پریویس لے کے جاؤں گا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی بار حکومت میں آئیں تو 1988 تھا, اور 18 مہینے میں ان کو اس ملک کے لیے خطرہ قرار دے کر, کرپشن کے الزامات لگا کر,
और झूठे केसेस बनाकर उस वक्त पीटीआई के शायद वजूद भी नहीं था और बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा किया गया। नतीजा क्या निकला कि उस 18 महीने की हुकूमत का खात्मा करने के बाद चूंकि आइन का हुलिया बिगाड़ दिया था, 58(2)B की कदगन जो लगाई गई थी, वो जो एक जुम्बश कलम से जो है हुकूमत गिरा दिया करते थे, वो हुआ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ। फिर 1990 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, वही सब कुछ उनके साथ भी हुआ। फिर एक सदर ममलिकत ने वो कार्रवाई डाली, वो जो है वो अमल किया एक बार जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के साथ किया था। 93 से 96 तक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट 36 महीने रही। एक बार फिर वही सब कुछ उनके ऊपर हुआ, आसिफ जरदारी साहब के ऊपर इल्जामात की बौछार कर दी। नतीजा क्या निकला? फिर इसमें जमहूरियत के जो थी तकलीफ थी या जमहूरियत को जो परेशानी थी उसमें इजाफा हुआ, उसमें उसके तसलसल को ठेस पहुंची। 99 में जब 97 में वजीर आजम नवाज शरीफ बने तो 99 में जनरल मुशर्रफ ने फिर शब खून मारा और 9 साल तक माजरत के साथ इस साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो उनके पोलिंग एजेंट थे। जब रेफरेंडम करवाया गया वो उनके शाना बशाना थे डिक्टेटर के। तो 9 साल तक जब जनरल मुशर्रफ इक्तदार में रहे, पीटीआई वजूद में आ चुकी थी। पीटीआई एक अरसे तक उनकी सपोर्ट में रही, उनके हेल्पिंग हैंड रहा और फिर किसी वजह से उनकी दूरियां पैदा भी हुई। 9 साल तक जब जनरल मुशर्रफ इक्तदार में रहा और 9 साल के बाद जनरल मुशर्रफ जब गया तो वो जमहूरियत के जरिए गया, वो इलेक्शन के जरिए गया। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था, और किस बेहतरीन अंदाज में सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल मुशर्रफ को चलता गया, कहा जी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको, बिल्कुल दिया गया। वो इस मुल्क का साबिक सदर था, उसका जो प्रोटोकॉल बनता था उसको दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ है देखिएगा, 2008 के बाद 2013 तक जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहा, 13 के बाद 18 में भी जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहा। तो ये पहली बार नहीं है। और 18 से लेकर अभी ये हुकूमत, असम्बलियां अपना टाइम मुद्दत पूरी करेगी, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और इनकी एक पार्टी की हुकूमत खत्म हुई है, असम्बलियां नहीं टूटी। इस मुल्क में बुरहान पैदा नहीं हुआ। माजरत के साथ पीटीआई बुरहान पैदा करना चाहती थी। अगर सुप्रीम कोर्ट जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको गैर आईनी करार ना देती और सारे जो उसके बाद रोज सुबह शाम जो लेकिन अभी भी कौमी असेंबली से जो इस्तीफे दिए हैं पीटीआई अरकान ने, मेंबरान कौमी असेंबली ने, तो आप नहीं समझते कि बहरानी सूरत हाल? स्पीकर तक अभी जो हुकूमती जमात के स्पीकर आएंगे उन तक इस्तीफे आए नहीं है। जब उनके पास इस्तीफे आएंगे, आपको याद होगा जब धरने में ये बैठे थे तो इन्होंने इस्तीफे दिए थे और फिर उसी तनख्वाह पे दोबारा आके असेंबली में बैठे थे। आपको ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए। देखिए अभी स्पीकर का डोमेन है कि वो उनके इस्तीफे एक्सेप्ट करता है, नहीं करते हैं तो बाई इलेक्शन होने, ये तो कहते थे दे दें इस्तीफे, हम बाई इलेक्शन करवा देंगे। तो फिर ये तो ऑप्शन है ना, हम तो इनकी बात को कम से कम सेकंड करेंगे यहाँ पे कि ये इस्तीफे दे दें तो बाई इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। इतनी सीटों पे बाई इलेक्शन होंगे, इतने पैसे इतने अरबों रुपए खर्च होंगे, उसके बाद आम इंतखाबात होंगे, तो इतना देखिए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करवाया था। जिस दिन ये फैसला आया था तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब दाखिल करवाया था कि जी हमने 16 लेटर लिखे वजीर आजम को भी और प्रेसिडेंट को भी कि जनाब डिलिमिटेशन करवानी है, हमने सेंसस का अमल मुकम्मल करें और फिर हम उसको इलेक्शन की तरफ जाएं। हम 3 महीने में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि मजबूरी है, सेंसस के हवाले से डिलिमिटेशन करनी है और पूरे पाकिस्तान में करनी है, उसका अमल शुरू हो चुका है, अभी आते ही शुरू हो गया है। तो ये काम पीटीआई की गवर्नमेंट ने करना था, तो इलेक्शन कमीशन 3 महीने के लिए तैयार था, इलेक्शन हो जाते। देखिए जब हम लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, हम कह रहे थे इस्तीफा दे दें, आ जाए मैदान में, ग्राउंड खाली है, करते हैं मुकाबला, आप कर लेते। जब आपके ऊपर एदम एतमाद आ गई, आपका इख्तियार नहीं था कि आप असेंबली डिसॉल्व करते, आपके बस से बाहर हो गई थी बात। जब आपकी चीजें आपके हाथ से निकल गई, आखिरी दिन जाके आप असेंबली डिसॉल्व करते हैं। है वो एलिगेशन लगाते हैं कि उनकी हुकूमत को साजिश के तहत खत्म किया गया। आज भी इमरान खान का बयानिया यही है। 1989 में आज उन्होंने ऐलान किया कि पेशावर के जलसे में वो सरप्राइज देंगे। देखिए देते हैं सरप्राइज, उन्होंने पहले भी दिए, पूरी कौम ने देखे। 1989 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक आई थी। उठा ले उनकी स्पीच, उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक के वक्त क्या गुफ्तगू की और तहरीक में कामयाब होने के बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने क्या गुफ्तगू की, आपको फर्क नजर आ जाएगा उस वक्त की क़यादत में और आज की क़यादत में। देखिए ये तो इस तरह चिमटे बैठे हैं जैसे शायद कोई बड़ों की जागीर थी, दादा से बाप तक मुंतकिल हुई, बाप से बेटे तक मुंतकिल हुई, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, हम किसी को गद्दार नहीं कहते, हम किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहते। ठीक है, पीटीआई का अपना नैरेटिव है, अपना एक बयानिया है, नैरेटिव इन्होंने चौथा बनाया है। पहला नैरेटिव था तब्दीली का, सोनामी लेकर आए,
आ गई सुनामी महंगाई की। दूसरा नैरेटिव था जनाब हम करप्शन का खात्मा करेंगे, करप्शन का नैरेटिव भी आ गया, करप्शन ऊपर चली गई। तीसरा नैरेटिव था रियासत मदीना का। अगर ये सब ठीक है तो फिर चौथा नैरेटिव भी इनका ठीक होगा। अगर ये सारे गलत थे तो मैं समझता हूं कि चौथा नैरेटिव भी फेल होगा, और इंशाल्लाह गलत है ये फेल होगा। क्योंकि आप जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आते हैं तो आप कहते हैं जी मुझे लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। आप IMF के पास जाते हैं तो देखिए उस वक्त हमने गैरत का मुजाहरा करना चाहिए था। और अगर जिस दिन लेटर आया था आप दूसरे दिन सारे इदारों को बुलाते, आप दे देते सुप्रीम कोर्ट में, आप दे देते पार्लियामेंट में। आपने 27 तारीख के जलसे में उस कागज को लहराया। कौन तस्दीक करेगा? ये इदारे तस्दीक करेंगे। वजीर आजम ने, मौजूदा वजीर आजम ने उसके लिए कमेटी तश्कील दे दी है, शायद उसका इजलास भी होने वाला है, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए अदम एतमाद मानने से इनकार किया। देखिए सबीन, अदम एतमाद जो है वो एक आईनी तरीका है, उसमें आप उसको डिफेंड, आईनी तरीके को डिफेंड नहीं कर सकते। अब आपको उसको निकलने के लिए एक नैरेटिव बनाना पड़ा, एक कागज लहरा के, क्योंकि आपने फिर इलेक्शन में जाना। जाती है सियासी जमातें इलेक्शन में और नैरेटिव भी बनाती हैं, बिल्ड करती हैं। हम इनके नैरेटिव को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं वो गलत है, वो झूठ पर मबनी है। ये अपने नैरेटिव को बढ़ाते जाएं, ये इनका राइट है, ये हमारा राइट है कि हम इनके नैरेटिव को डिफ्यूज करें। इन्होंने जो कहा कि जी पहले बीबी की हुकूमत गई, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, बहुत उनके दिल में हमारे दिलों की इज्जत है, अल्लाह को जन्नत नसीब करे। बड़ी मेहरबानी। फिर जी नवाज शरीफ की हुकूमत गई, ये हुकूमतें जो गई ना, ये गई करप्शन। अली साहब जरा लाउडली बात कीजिएगा, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। मैं लाउडली ही बोल रहा हूँ, शायद आपके माइक में तो प्रॉब्लम है, मेरी आवाज आ रही है आपको भी? जी जी। इनकी जो हुकूमतें गई ना पहले, वो गई करप्शन के ऊपर। इमरान खान की हुकूमत करप्शन पे नहीं गई, इमरान खान की हुकूमत एक मुल्क की साजिश के ऊपर इन्होंने की। जिस तरीके से वो लेटर आया, ये बात करते हैं ना, लेटर जब कब आया था, दिखाया क्यों नहीं? ज़ाहिर OIC की कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे, उसको खराब नहीं करना था। वो पूरा जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जितनी हाई अथॉरिटीज हैं, उनके साथ वो शेयर किया गया था। फिर जब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें भी इनको इन्वाइट किया गया था, क्योंकि ये नहीं आए। क्यों इससे नहीं आए कि ये लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर। ये चीजें कोई दगी चुकी बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये बात को पता है कि किस तरीके से इमरान खान को, क्या इमरान खान को करप्शन के ऊपर हटाया गया था? क्या उसके जो लेटर जो था उसके अंदर नहीं लिखा होगा पहले इमरान खान को हटाओ तो फिर होगा? क्या ये मुल्क साजिश नहीं थी? इमरान खान को हटाया होता ना, करप्शन के ऊपर हम बात करते, हटाया किस बात पे इमरान खान को? ये मिल के पूरे एक पूरा प्रॉपर तो ये इसका BDM का पूरा प्लान था, और वहां से साजिश हुई मुल्क के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर साजिश हुई, जिसपे ये क्लियर कट लिखा हुआ था कि ये होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। इनको सब पता है। क्यों नहीं आई ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में वो लेटर देने के लिए? जब बुलाया गया तो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में तमाम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे और जितनी हाई अथॉरिटीज थी, सब ने देखा। क्या वो गलत था? फिर वो लेटर इमरान खान साहब ने भेजा, बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को भी बोला, उन्होंने कहा कि हम आपको भी भेजते हैं, वो भी देखें आप। तो ये तो सब बहानेबाजी है ये सारी, कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। हाँ, अगर होता खुदा ना खासा करप्शन पे फिर हटाते। ये तो मुल्क जो वो हुई साजिश के मुताबिक इन्होंने पूरा प्री प्लान करके रात ही रात को इन्होंने किया सारा। ये सब थोड़ी होता है। फिर इनको बोला कि ये अगर मुल्क दुश्मन है तो फिर ये गद्दार बोले माजर के साथ। ठीक, अली साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। अली साहब अरबों करोड़ रुपया सेनेटर्स को दिए गए, कितने करोड़ रुपए, अरबों रुपए की गेम इन्होंने खेली। ये होता है, इस तरीके से मुल्क चलते हैं, इस तरीके से मुल्कों के साथ होता है। अफसोस की बात है, एक जगह वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बैगर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, बैगर्स बना दिया आपने पूरी 22 करोड़ की आवाम को ऊपर। क्या बात कर रहे हैं भाई? ये जलवा यहाँ पे यार, मुझे समझ से बाहर है मेरे। आप लॉजिक पे बात करें। हाँ, अगर कुछ चीज मैं अली साहब मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ आपसे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी, वहां पे सबको बुलाया जाएगा। इससे मुतमईन है आप? और साजिश की जहां तक बात कर रहे हैं तो ये मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं, खान साहब कह चुके थे कि इमरान खान के खिलाफ साजिश है। सिक्योरिटी काउंसिल की सदीन जब मीटिंग हुई थी, इनको बुलाया गया था ऑपोजिशन से, ये क्यों नहीं आए? इनके दिल में चोर था, क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व थे उसके अंदर, इसलिए तो ये आए नहीं। जी देखिए सबीन, मुझे इजाजत है? जी जी प्लीज। देखिए अली भाई, बात ये है, सिक्योरिटी काउंसिल की जब मीटिंग बुलाई थी
तो उस मीटिंग में आपके प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद नहीं थे, गालिबन आपके वजीर खारजा भी मौजूद नहीं थे, और आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना गए हुए थे भाई। चले तो एक दिन बात कर लेते शाम को आए थे सर, एक दिन पूरा वजीर आजम नहीं थे। अब तो अली भाई मेरी बात मुकम्मल होने दें, अली भाई मेरी बात मुकम्मल होने दें, अली भाई मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज। आप उसको बात से सर आप कीजिएगा, बिल्कुल मेरी बात का जवाब दीजिएगा, आप मेरी बात का, आपकी मेरी बात का जवाब दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा, आप अपने मौके पे बिल्कुल दीजिएगा। देखिए यहाँ सूरत हाल ये है कि 3.5 पौने 4 साल ऑलमोस्ट पीटीआई की गवर्नमेंट रही है। मुझे एक इजलास सबीन बता दें अली भाई अपनी बारी पे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन के साथ बैठ के एक इजलास कंडक्ट किया हो, एक सिंगल इजलास नहीं है। जिस दिन उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है और इन्होंने कोई आधे घंटे के नोटिस पे फोन पर इतला दी है किसी एक शख्स को, किस डिपार्टमेंट ने दी, कहां से आई, और मुझे बताएं उस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के सुप्रीम कोर्ट ने मिनट्स मांगे, वो आपने जमा करवाए मिनट्स। वो मिनट्स अगर ठीक थे तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो मिनट्स आपके ठीक थे तो आपके हक में फैसला देना चाहिए था, जो कि आपके हक में नहीं आया। देखें यहाँ पर समझने की जरूरत है सबीन, बात ये है कि अली भाई मेरी बात मुकम्मल होने दें, अली भाई ऐसे कैसे दिखाते, बात दिखा देते अली भाई प्लीज आप बोलिएगा सर, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं भैया। सर आप क्लियर कीजिएगा ना, अपनी बारी में कीजिएगा भाई, आप कीजिएगा। देखिए दूसरी बात ये कि आप ये कहते हैं जनाब अदम एतमाद की तहरीक जनाब यूं साथ को लेटर है या यूं तहरीक जमा हो गई, ऐसा नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक पे 1.5 साल से काम हो रहा था। पीडीएम में जो हम उस वक्त जो इख्लाफी नोट के साथ निकले थे, उस वक्त भी हम इसलिए निकले थे कि पीडीएम कहती थी इस्तीफा दें, हम कहते थे अदम एतमाद की तरफ जाएं, अगर अदम एतमाद फेल हो गई तो हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं, अगर लॉन्ग मार्च भी फेल हो गया तो फिर हम इस्तीफे की तरफ जाएं। चीजें स्टेप बाय स्टेप होनी थी, और ये बात रिकॉर्ड पर है कि हम अदम एतमाद के हक में थे आज से 1.5 साल पहले भी। और दूसरी बात कि जो इनके 20-25 सरकार जो मुनरिफ हुए ना सबीन, ये कोई 2 साल से हम कह रहे हैं हमसे राब्ते में थे, हमने प्रूव किया वो हमसे राब्ते में थे। अगर ये कहते हैं जनाब मुनहरिफ अरकान की वजह से हमारी हुकूमत गई है, तो मुनहरिफ अरकान ने तो वोट भी नहीं दिया, तो सवाल तो बनता है कि सेनेट में आप कैसे जीते थे? अगर यहां हाउस रेटिंग हुई है तो वहां पर क्या फरिश्ते थे सारे जिन्होंने सादिक संजरानी को वोट दिए? ओ भाई खुदा के लिए, वोट सबका हक है, जब जिसका दिल जमीर जहां मुतमईन होता है वो वोट करता है। आपसे अपने इत्तेहादी संभाले नहीं गए। एमक्यूएम हमारे साथ नहीं थी, 3.5 साल आपके साथ थी, फिर उनको भी गद्दारों की फहरिस्त में आप शामिल करें। आप लगा दें अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखा दें, आप फिर उनको बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी गद्दारों की फहरिस्त में शामिल करें। जो आजाद उम्मीद कैंडिडेट थे आपको छोड़कर गए, उनको भी गद्दारों की फहरिस्त में शामिल करें। तो ये गद्दार 3.5 साल आपकी सफों में बैठ के कर क्या रहे थे? देखिए यहां पर आपको तयन करना पड़ेगा इस मुल्क की सियासत का कि खुदा के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट जो दर्जनों के सैकड़ों के हिसाब से प्रिंट करवाए हैं, इसको बांटना छोड़ दें। इस मुल्क में हर कोई वफादार है, हर किसी का अपना नैरेटिव है, सही और बात गलत हो सकती है, दलाइल पर बात हो सकती है, तनकीद हो सकती है, लेकिन किसी को आप गद्दार कह दें, किसी को आप वतन के खिलाफ कह दें, मैं समझता हूं इसका हक किसी को भी नहीं है। और जिस दिन से देखें जो इनको छोड़ के जाता रहा, उसको मुकाबले में जनाब गालियों की जो है भरमार की गई, उसके लिए जो शख्स भी इनको छोड़ के जाता रहा उनको गालियां पड़ती रही। तो जब ये आपने इनको गालियां ही बकनी थी, ये गलत लोग थे, तो इनको आपके साथ रखा क्यों? जब आपके साथ आए तो ठीक थे, आपको छोड़ दें तो गलत हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तो नहीं हुआ कि लोगों ने अपनी सियासी वाबस्तगी को तब्दील किया हो। ये तो हिस्ट्री भरी पड़ी है पाकिस्तान की, क्या ये नया तो नहीं है? आपने भी तो वो सारे लोग लिए थे जो दूसरी पार्टियों से आए थे, जहाज भर भर के लेके जाते थे, तो वो क्या था? जहाज में बिठा बिठा के जो नून लीग के 6 एमपी आपने पंजाब हुकूमत बनाने के लिए जहांगीर तरीन के जहाज में लेकर आए, तो वो क्या था? देखें हमें अपनी बारी में सब बुरा लगता है, जब आप खुद वो अमल कर रहे होते हैं तो ठीक होता है, उसके लिए आप कोई ना कोई जवाब बना के बात रखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर खुदा के लिए अली भाई और पीटीआई के तमाम जो क़यादत है हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो बोलेंगे हम सरे तस्लीम में खम करेंगे, हम मानते चले जाएंगे। आपने सियासत का हुलिया बिगाड़ दिया, आपने लोगों के मिजाज को तब्दील कर दिया। आप इंतशार की तरफ मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, आप मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि आपकी हुकूमत आए तो सब ठीक है, कोई और प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो सब गलत है। ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क $100 70 सालों में पाकिस्तान $100 तक गया है। इन 3-3.5 सालों में 190-180 रुपए डॉलर चला गया। क्या ये आपकी मईशत की पॉलिसी थी? क्या ये आपकी गवर्नेंस थी? क्या इस तरह आपने मुल्क को चलाना था? जो लोग 200% अशियाए खुर्द-व-नोश में इजाफा हुआ, खुदा के लिए उसका आप जवाब देते हैं जनाब पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। भाई पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, हमारे यहाँ के लोगों के रोजगार में इजाफा हुआ, क्या हमारे यहाँ लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई? जिसकी 20 थी उसकी बेचारे की 20 थी, जो 20,000 में घर नहीं चला सकता था वो लाख रुपए में उसको घर चलाना पड़ रहा है, घर की चीजें बेचनी पड़ रही हैं। ये सब आपके साथ था। और हम जब 27 फरवरी को निकले सबीन,
तो हम क्या निकले? क्या हम अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं आपके खिलाफ? दे दें इस्तीफा, कर देते ना जुर्रत का मुजाहिरा, अब क्या दे देते आप इस्तीफे। अब क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? मैं अली साहब से भी देखिए, जिस तरह की सियासत पीटीआई कर रही है, नैरेटिव ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ये ग्रेजुअली गिरेगा और ये नैरेटिव इनको मुसीबत की तरफ लेके जाएगा। ये नैरेटिव इनको खुदा ना खास्ते, देखें पीटीआई सियासी जमात पहली बार इक्तिदार में आई, पीपल्स पार्टी ने इक्तिदार शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का देखा है, उसके बाद फांसी भी देखी। पीपल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो का 18 महीने का इक्तिदार देखा, 36 महीने का देखा, जरदारी साहब का देखा, और पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए इस मुल्क में मारे भी खाई, कोड़े भी खाए, लाशें भी उठाए। खुदा न करे, मैं कहता हूं आपके ऊपर ये वक्त आए, आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल होता है। आप जिस तरह लेकिन आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन अली साहब पीटीआई तो ये दावा कर रही है कि 2/3 मेजॉरिटी से ये लोग जो है वो वापस आएंगे, 4/3 ले आए, नहीं 2/3 मेजॉरिटी। अली साहब क्या कहेंगे 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापसी के हक है? ये जाएं इलेक्शन में मेजॉरिटी लेकर आए, फिर इख्तियार बना ले। अभी तो इनकी हुकूमत इनके लोगों की वजह से गई है। ठीक, मैं अली साहब का मौका लेना चाह रही हूँ। अली साहब जी क्या कहेंगे? आज पेशावर में जलसा भी है, खान साहब क्या सरप्राइज देंगे जलसे में? देखिए, इन्होंने इतना अभी ये चुप हो जाए, मैं भी बात कर लूँ। मैं नहीं बोलूंगा अली भाई, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इनकी मेहरबानी, इनके शोर हंगामे से, ज्यादा एग्रेशन से जितना बात कर रहे हैं, इसका बात करने से कोई फायदा नहीं है। 3 साल के लिए, 3.5 साल के लिए पीटीआई की हुकूमत आई थी, जिस तरह पीटीआई को जिस कंडीशन में पाकिस्तान मिला था, दिवालिया हुआ जो हफ्ता 10 दिन भी नहीं कर सकता था, जिसका फौरन भागना पड़ गया वजीर आजम को, सऊदी अरेबिया तो यूएई जाके सपोर्ट लेनी पड़ी, ये इनको सब पता है। 3 साल की ये बात करें कि क्या दे दिया मुल्क को, क्या दे दिया। 40 साल तो हम लोगों ने हुकूमत किया, तो आपने सुबह ने भी हुकूमत की, आपने वफाक में भी हुकूमत की, आपने क्या बेहतरी लाए 40 साल के अंदर, दिन के अंदर? पहले तो मुझे ये बताएं आप क्या बेहतरी लाए? 2 दफा आपकी वफाक में हुकूमत रही, आपने पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या बेहतरी लाए, पहले वो बताएं। आप दावेदार चैंपियन बनते हैं कि हम लोग ये चैंपियन हर चीज के बनते हैं आप लोग, तो आप मुझे बताएं कि अपने शायद इक़्तिदार के वापस थे, आप लोगों ने क्यों मुल्क को दिवालिया कर दिया? क्यों आज तक 70 साल में मुल्क सही नहीं हुआ? क्यों सुबह से 40 साल से आज तक 15 साल, अब कुछ 14 साल अभी हो रहे हैं, अब ओवरऑल देखा जाए तो 30-35 साल से आप सिंध के अंदर हुकूमत कर रहे हैं। क्यों सिंध के अंदर बेड़ा गर्क आजकल हाल है? क्यों लोगों के अफराद भूख से सर गए, इसके अलावा मर रहे हैं? क्या क्यों नहीं किया आपने? पहले तो मुझे आप इसी पे जवाब दें। हमारी तो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम तो फिर मुल्क को उठा के ले गए 5.3 के ऊपर, हमारे जिस GDP लेकर आगे जो हमने ग्रोथ किया, वो भी कोविड के हाल में। कोविड आज जब हमने हुकूमत मिली थी $9 बिलियन था, आज जब हमने हुकूमत छोड़ी $23 बिलियन है। आप पूछे ना इनसे जरा, सभी इन्होंने सियासत की सिंध के अंदर, तो क्या इन्होंने क्या, जैसे वो खुशी शाह बोलते पेरिस बना दिया, ये बना दिया, 72 से बदतरीन हाल है। आप भी सिंध के अंदर है, मैं भी सिंध के अंदर हूँ। पाकिस्तान में 3 दफा इनको हुकूमत मिली, वो इन्होंने क्या किया उसने? ये बातें करके हमारे ऊपर बातें करके हमारे, मैं चाहूंगी इकबाल साहब का मौका बीच में आ जाए जी। इस पोजीशन में पाकिस्तान को लेकर आगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो आज स्टेबल है, आपकी इकोनॉमी स्टेबल है, आपका एक्सपोर्ट बेहतर है, आपको जो रेमिटेंस आ रही थी बाहर वो भी एक रिकॉर्ड है, आपके टैक्स कलेक्शन वो भी एक रिकॉर्ड है। ये आपको नंबर भी नहीं पता, आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर, आप बात कर दीजिए, हटा दी हमारी हुकूमत करप्शन के ऊपर नहीं हटाई, ना मेरे वजीर आजम के ऊपर एक सिंगल पैनी का भी करप्शन का नहीं है। तकरीब कारी करके मुल्क के ऊपर लाके आप लोगों ने हुकूमत गिरा दी, मिल गए वहाँ पे आप। वो जो कहते हैं कि अली साहब वक्त बड़ा महदूद है, मैं चाह रही हूँ इकबाल साहब का। आप पहले अपने सुबह को तो देखे, मैंने किस पोजीशन में लाके छोड़ दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। 16,000 अरब रुपए तो आप खा चुके हैं, 16-32 से जो सुबह के। कोई चीज एक मुझे बता दें आप, सूबे सिंध में बता दें आप मुझे, आप सेहत का बता दें, ठीक वो हॉस्पिटल्स भी वापस आ रही है, वफाक और सिंध के बीच मुआहदा शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया, वो 3 हॉस्पिटल्स भी वापस आ रही हैं। जिसमें आपके सिर्फ सवाए एक चीज के NITVD, बस NITVD के अलावा इनके पास कुछ नहीं। ठीक, मैं चाहूंगी जरा तअम्मुल। जी इकबाल साहब, उम्मीद करूंगा मेरे भाई अली जीजी साहब जो है बड़े जज्बाती हो गए। जी साहब, अगर कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफी चाहता हूँ। आप बोल रहे थे, मैं तो आराम से सुन रहा था भाई, मैंने भी सुना है। सवाल कर रहा हूँ अभी भी। आप सूबे सिंध में हुकूमत की आप 40 साल, मैं दे रहा हूँ जवाब, मैं दे रहा हूँ जवाब, आप मैं दे रहा हूँ जवाब, मैं दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। करप्शन कर करके बेड़ा गर्क कर दिया। अरे जज्बाती भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ, जज्बाती भाई मैं जवाब दे रहा हूँ। और ये हकीकत
है ना उसको बुरी लगती है हर एक को। असल बात ये जज्बाती भाई मैं जवाब दे रहा हूँ जी पति सास बन गया अली साहब, देखिए रमजान नहीं होता ना अली भाई, मैं तो नहीं बना। जी इकबाल साहब। अली भाई मुझे 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 पता है आप दुख में हैं, आप तकलीफ में, आपका गुस्सा जायज है, रमजान नहीं होता तो मैं इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे। अल्लाह करे सर, हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ है। इंतखाबात भी मुतालबा है अली साहब से मैं सवाल करना जी सर मुझे बोलने तो थे, जवाब ले लेना सर। ये जवाब दे कि आपकी जब आपको वफाक में भी हुकूमत थी आपने पाकिस्तान को क्यों नहीं खड़ा कर दिया? सर मुझे जवाब देने तो दे, सर जवाब देने तो दे। अली साहब मैं इकबाल साहब के जवाब के बाद वाइंड अप करूं, मैं इकबाल सर जवाब ले ले, मैं जरा रिप्लाई सुन लूं उनका। सर जवाब ले ले अली भाई, जवाब ले ले, जवाब सर जवाब ले ले। अली साहब मैं आपकी बातों का जवाब लेना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आपकी बातों का जवाब दें इकबाल साहब जवाब दें अली साहब की बातों का। जी अली भाई दे दो जवाब। जी प्लीज। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मैं अभी अली भाई कह रहे थे मैं गुस्से में था, अभी वो जाहिर हो गया कौन गुस्से। देखिए बात पता है क्या है, 2008, 2013 फिर 2018 हर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में अपनी सीटों में इजाफा किया। इवन बाई इलेक्शन में जो इनके फेडरल मिनिस्टर थे वो भी ये हारे। पाकिस्तान में 15 बाई इलेक्शन हुए, 14 ये हारे, 1 में जीते ये। देखिए बात पता है क्या है, पैमाना क्या है। सबीन अगर मैंने कुछ परफॉर्म किया है, मेरी पार्टी ने कोई काम किया है, मेरी जमात ने कुछ किया है, तो उसका पैमाना क्या है? उसका पैमाना वोट होता है, उसका पैमाना इलेक्शन होता है। आप आ जाइएगा इलेक्शन में, हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी आ जाइएगा, बिल्कुल आइएगा। इनके कहने से थोड़ी होंगे, जो उनके टाइम है उस टाइम पर होंगे। इनकी फरमाइश पे चीजें होने लगी है क्या? देखिए बात पता है क्या है, बात सभी यहां पर समझने की जरूरत है कि मैं कहता हूं अवाम का पैमाना यह है कि 15 बाई इलेक्शन में से 14 आप हारे। पैमाना यह है कि 2008, 13 और 18 में हर इलेक्शन में हमारी सीटों में इजाफा हुआ। यह पैमाना है, अगर हमने परफॉर्म किया है तो हमारी सीटों में इजाफा हो रहा है। यह पैमाना अगर केपी में है इनके लिए दुरुस्त कि जनाब हमने डबल मेंढक ले लिया केपी में, अगर इनको डबल मेंढक इनकी परफॉर्मेंस से मिला है तो फिर सूबे में हमें भी तो इसीलिए मिला है। केपी में यह फार्मूला दुरुस्त है और सिंध में यह फार्मूला गलत है। ये इनका दोहरा मयार। ये कहते हैं एक टेढ़ी पैसे की करप्शन इमरान खान के ऊपर नहीं है जी, वो तो खुलेंगी किताबें, अब वो तो शुरू हो गई हैं। वो तो देखें जब आप हुकूमतों में होती हैं उस वक्त तक आपकी चीजें डिस्क्लोज नहीं होती, अब तो चीजें आना शुरू हो गई हैं। अब तो वो हार की कहानी भी शुरू हो गई है, वो फराह गुज्जर हैं कोई, उनकी भी कहानी शुरू हो गई है। 3-3 करोड़ में डीसीज लगते थे, वो कहानी भी शुरू हो गई है। मलम जब्बा का केस भी खुलेगा, सोना बिलियन ट्री मंसूबा भी खुलेगा और पता नहीं क्या क्या कहानियां। अभी तो ये साबित होना है। अगर आप ये कहें कि जनाब आपको हटाया तो वो गलत था, किसी और को हटाए तो वो दुरुस्त था। देखिए इल्जामात 58 भी इमरान खान अब तक जो वजीर आजम थे, तो आप शुक्रिया अदा करें आसिफ अली जरदारी का, जो उन्होंने 18वीं तरमीम के बाद 58 का खात्मा किया, जो सदर एक कलम की जुम्बिश से जो हुकूमतें गिरा दिया करते थे, वो खान साहब के साथ हुआ नहीं। आपके साथ तो आईनी अमल हुआ है। आप तो पार्लियामेंट में मेजोरिटी खो गए, और पार्लियामेंट में वही लोग होते हैं जिनको अवाम लेकर आती है। जब उनका एतमाद खत्म हो गया तो आपकी हुकूमत का बनता नहीं था, ये बहुत पहले हो चुका था। आपको घर चले जाना चाहिए था इज्जत के साथ, आपको रुखसत हो जाना चाहिए था। आप दे देते इस्तीफा, खुदा की कसम आ जाते इलेक्शन के अंदर। आवाम में जाया जाए, फैसला आवाम पे छोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ देने के लिए ज्वाइन किया। इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पहुंचानी थे पहुंचो ईंदड़ प्रोग्राम ते ईंदा इजाज़त। अल्लाह वाही।